हे एवरीबॉडी। एक्चुअली मैं वीडियो बना चुका था अगली वाली, बट सून इनफ आई रियलाइज्ड कि एक प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में मुझे पहले थोड़ा बताना चाहिए था। शायद मैंने नहीं बताया था, तो इसलिए मैं एक बार वो प्रॉपर्टी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो। तो प्रॉपर्टी ये है कि ई पार प्लस माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स बराबर होता है 2 पाई इंटू डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ के। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक्चुअली आप डिराक डेल्टा फंक्शन को एक इंटीग्रल की फॉर्म में लिख रहे हो, है ना। आप डिराक डेल्टा फंक्शन को एक इंटीग्रल की फॉर्म में लिख रहे हो। और अगर आपको याद हो तो यूजुअली डिराक डेल्टा फंक्शन का जब हम इंटीग्रल करते थे तभी हमको कुछ मस्त सा मिलता था, है ना, कुछ 1 मिलता था या कुछ ऐसा मिलता था, है ना। बट अब हम डिराक डेल्टा फंक्शन को भी किसी और के इंटीग्रल की फॉर्म में लिख रहे हैं। किसके इंटीग्रल की फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रल की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है और एक दूसरी प्रॉपर्टी है ई पार प्लस माइनस आयोटा के माइनस के नॉट एक्स डी एक्स बराबर 2 पाई डेल्टा के माइनस के नॉट। अब ये क्या लॉजिक है इसका वो देखते हैं। देखो, ई पार प्लस माइनस आयोटा के नॉट के एक्स, ये जो भी है, ये एक्चुअली क्या है? ये यही तो है, कॉस के माइनस के नॉट एक्स, है ना, और प्लस माइनस आयोटा साइन के माइनस के नॉट एक्स, यही तो है। ध्यान से देखो तो, है ना। तो मैंने और मुझे क्या करना है, इस पूरे का इंटीग्रल करना है dx के रिस्पेक्ट में। dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। चलो एक बार इसका इंटीग्रल बताओ मुझे। कॉस ऑफ समथिंग, यही तो है, कॉस ऑफ समथिंग dx का इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होगा यार? कॉस का जब पूरा इंटीग्रल करोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो कुछ एरिया ऊपर, फिर कुछ एरिया नीचे, फिर कुछ एरिया ऊपर, कुछ एरिया नीचे, कुछ एरिया ऊपर, कुछ एरिया नीचे, करते करते सारा क्या हो जाएगा? 0, राइट। सिमिलरली साइन के लिए भी कुछ एरिया ऊपर, कुछ एरिया नीचे, कुछ एरिया ऊपर, कुछ एरिया नीचे, करते करते इंटीग्रल करोगे। इंटीग्रल करने का तो मतलब ही एरिया निकालना होता है ना बेटा, है ना। तो एरिया क्या, तो आंसर क्या आ गया? 0। यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0। किंतु, लेकिन, किंतु, परंतु बंधु, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो k है ना, ये k कुछ भी, कोई भी वैल्यूज ले सकता है ना। ये k कोई भी वैल्यूज ले सकता है। तो कभी इसने लेट से कोई वैल्यू ली k1 की, फिर इसने ली k2 की, k3 की, कोई भी वैल्यू ले ली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा एरिया क्या आएगा? 0 ही आएगा जब आप पूरे का इंटीग्रल करोगे। लेकिन अगर मैंने यही k को इस k नॉट के बराबर रख दिया, इस k नॉट के बराबर रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ k नॉट माइनस के नॉट, मतलब कि कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 का मतलब 1, है ना। और यहां पर भी वही k इक्वल्स टू के नॉट हो जाएगा, तो साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 का मतलब 0। तो यहां पूरा इंटीग्रल बदल जाएगा 1 का इंटीग्रल dx फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यही तो बना। अब 1 का इंटीग्रेशन करो आप, 1 का इंटीग्रेशन किया, x आया, लिमिट लगाओ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आंसर आ गया इन्फिनिटी, है ना। तो मतलब ये कि हमारा जो आंसर है इसका, इस पूरे का जो आंसर आ रहा है वो कुछ ऐसा आंसर है जिसमें k कुछ भी हो जाए आंसर हमेशा 0 आएगा। k कुछ भी हो जाए आंसर हमेशा 0 आएगा। लेकिन k की एक स्पेसिफिक वैल्यू, कौन सी वैल्यू? k की एक स्पेसिफिक वैल्यू k नॉट, उसके ऊपर आंसर इनफाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा चाहिए अपने को, कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि k की एक स्पेसिफिक वैल्यू पे तो आंसर इन्फिनिटी दे, बाकी सब पे आंसर 0 दे। तो वो कौन सा फंक्शन होगा? वो डिराक डेल्टा फंक्शन ही तो होगा, क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन का हमको पता है कि इसका ऐसा सीन होता है कि कोई एक वैल्यू पर तो ये जैसे कि k इक्वल्स टू के नॉट पर तो ये दे देगा इन्फिनिटी, बाकी सब पर आंसर आएगा 0। तो वही मैंने लिखा है आंसर में, देखो ध्यान से, डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ k माइनस के नॉट। k माइनस के नॉट का मतलब एट k इक्वल्स टू के नॉट।
यहाँ पर डेल्टा ऑफ जीरो हो जाएगा, और डेल्टा ऑफ जीरो मतलब कि इन्फिनिटी, है ना, बाकी सब पे आंसर जीरो, साथ में कांस्टेंट आएगा 2 पाई। ठीक, बस कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। चलो, और ऐसे अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी। ये और ये बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें k माइनस के नॉट की जगह k माइनस जीरो हो रखा है। ठीक है, k माइनस जीरो हो रखा है, बाकी सब सेम है। श्योर। तो और दूसरा नोटवर्दी पॉइंट कि यहाँ पर अगर मैंने dx के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया है, ठीक है, dx के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ डेल्टा ऑफ k आएगा। क्यों? अगेन वही लॉजिक, इंटीग्रेट किया तुमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और dx के रेस्पेक्ट में किया, मतलब कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट भी x की लगेंगी, तो फंक्शन k का आएगा, है ना। ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई डेल्टा के। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं यही इंटीग्रेशन था e पर प्लस माइनस आयोटा के एक्स डी के कर देता माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो क्या आता? बोलो बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ, 2 पाई डेल्टा एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चल लो, अब देखो वीडियो। हे एवरीवन, दिस इज मोहित। और अभी जो है अपन करेंगे दो सवाल मैं आपको कराऊंगा और 2 सवाल आपको होमवर्क में मिलेंगे, और इन दोनों क्वेश्चन से आपको कुछ मस्त सीखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो देखो पहला सवाल है ये कि हमको वेव फंक्शन दे रखा है। ओके, वेव फंक्शन है ये, वेव फंक्शन बराबर a cos k नॉट x, ऐसा। ठीक, हमको निकालना है वेव फंक्शन मोमेंटम स्पेस के अंदर, तो हमको पोजीशन स्पेस वाला वेव फंक्शन दे रखा है, मोमेंटम स्पेस वाला वेव फंक्शन निकालना है। वो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन दिस स्टेट, इस स्टेट के अंदर मोमेंटम की क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी। देखो पहले ध्यान से सोचो क्वेश्चन को। ये तो चलो ठीक है, तुमने वेव फंक्शन दे रखा है x में और p में पूछा हुआ है, क्या करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा देंगे और निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरा जो सवाल है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन दिस केस, ये क्या मतलब है कि मोमेंटम की केवल कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मोमेंटम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो पा रहा है। ठीक है, मोमेंटम की कुछ बहुत ही कम स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। ओके, और अगर आपने पिछले 2-3 लेक्चर पहले का पढ़ा हो मुझसे, तो आपको ये पता होगा कि अगर हमारे पास कोई वेव फंक्शन होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक वेव फंक्शन है एक्स स्पेस में, लेट्स से ऐसा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन बनता है वो कैसा बनेगा, कोई आइडिया देना। ये साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल है, इसका मतलब क्या है कि जो पोजीशन है कि वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कहीं पे भी लाई कर पा रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होता था, कुछ एक स्पेसिफिक हो जाता था ना। मान लो अगर ये इधर को जा रहा है, मतलब कोई एक इसकी डायरेक्शन है, तो इसका मोमेंटम कोई एक स्पेसिफिक होता था। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इससे इस साइनोसॉइडल वेव से आप इसका लैम्डा बड़े आराम से निकाल सकते हो, है ना। और पूरे वेव के अंदर एक ही लैम्डा होगा, है ना, एक ही वेवलेंथ होगी, और क्योंकि एक ही वेवलेंथ होगी तो de Broglie रिलेशन के हिसाब से एक ही इसका मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा, है ना, लैम्डा बराबर h/p। ओके, तो इसका मतलब अगर आपका ऐसा कोई साइनोसॉइडल वेव है जो कि एक डायरेक्शन में जा रही है ना, तो आप उसका मोमेंटम बता सकते हो और उसका कोई एक ही मोमेंटम होगा, है ना। तो ऐसे ही इस केस में भी ये एक तरह से साइनोसॉइडल सा वेव फंक्शन दे रखा है और कह रहा है क्या पॉसिबल मोमेंटम की वैल्यूज हैं। तो कैसे निकालोगे आप? सिंपल, आपको ये पता लग जाएगा। क्या पता लगेगा? हाँ, आप इसको वेव फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो आप इसका वेवलेंथ निकाल पाओगे, वेवलेंथ निकाल पाओगे तो इसका मोमेंटम निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज है और वो है ये कि देखो अभी हमको ना इसने केवल एक वेव फंक्शन दिया है, किंतु हमको ये नहीं पता कि ये जो वेव है
हमको ऐसा कोई वेव फंक्शन दे रखा है, ऐसा कॉस में या तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 ये कुछ ऐसा होगा और ऐसा चलेगा, है ना। अच्छा, उसमें हम इसने हमको एक वेव फंक्शन दे रखा है ये, लेकिन हमको ये नहीं पता कि जो ये वेव फंक्शन है, ये वाली वेव इधर को जा रही है, एक्स पॉजिटिव एक्स में जा रही है या नेगेटिव एक्स में जा रही है, ऐसा तो नहीं पता, है ना। और क्योंकि हमको ऐसा नहीं पता तो हम मानेंगे कि ये पॉजिटिव एक्स में भी जा रही है और नेगेटिव एक्स में भी जा रही है, ठीक है। तो इसके जो मोमेंटम होने चाहिए वो दो मोमेंटम आएंगे, ठीक है, 2 मोमेंटम आने चाहिए, ठीक है। अभी इसको प्योरली मैथमेटिक्स से करके भी देखेंगे, ठीक है। 2 मोमेंटम आने चाहिए और एक मोमेंटम होना चाहिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाला और दूसरा मोमेंटम होना चाहिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन वाला। 2 मोमेंटम होने चाहिए, मतलब कि एक तरह से 2 वेलोसिटीज होनी चाहिए, एक इधर वाली एक इधर वाली। ओके, श्योर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो अब इसको अच्छे से पूरा सॉल्व करके देखते हैं और उसके बाद छोटे से शॉर्टकट से भी इसका आंसर निकाल के देखेंगे। शॉर्टकट क्या मतलब, लॉजिक ही है नॉर्मल। चलो देखते हैं। हाँ, तो हमको वेव फंक्शन दे रखा है, ये रहा साई एक्स। हमको पता है अगर हमारे पास कोई भी एक वेव फंक्शन हो, है ना, साई एक्स हो और हमको साई पी निकालना हो तो क्या करते हैं, हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, साई पी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने साई, क्वेश्चन में उसने साई दे रखा था तो मैंने साई ही ले लिया। कई बार वेव फंक्शन के लिए जो मोमेंटम वाला वेव फंक्शन होता है उसके लिए फायदे रखा होता है तो फाई ले लेते हैं, ठीक है, जो मर्जी हो ले लो। तो साई पी लिया, वो बराबर होगा, अच्छा साई पी नहीं साई डैश पी ले लो, वरना आपको ऐसा लगेगा कि दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए, जो कि एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। साई डैश पी ले लो। चलो साई डैश पी जो होगा वो क्या होगा, साई डैश पी होगा 1/√2 पाई एच कट। देखो फॉर्मूला याद है ना, बहुत बार कर लिया, साई एक्स ई पावर माइनस आयोटा पी एक्स बाई एच कट इंटू डी एक्स, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। डी एक्स क्यों आ रहा है, तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ डी एक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि डी एक्स क्योंकि ये फंक्शन को हमको x में इंटीग्रेट करना है ताकि x में लिमिट लगे और p ऐसे का ऐसे आ जाए और फाइनल फंक्शन जो है वो p का बन जाए, ठीक है। ये कम से कम 3-4 बार बता चुका हूँ, अब मैं याद हो जाना चाहिए अब तो। चलो ठीक है, तो हमने 1/√2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a cos kx ये पूरा का पूरा वेव फंक्शन रख दिया जो कि हमको दे रखा था। यहाँ पे वेव फंक्शन रखना होता था ना, ये पूरा वेव फंक्शन यहाँ रख दिया। आगे e पर माइनस आयोटा पी एक्स बाई एच कट, है ना, ऐसे का ऐसे रख दिया, डी एक्स रख दिया। अब वो कह रहा है कि ठीक है यहाँ तक ठीक है। अब a, अच्छा अब हमको क्या करना है, a cos kx इंटू ये, इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो आपको पता है, क्या पता है कि cos को हम e की पावर में लिख सकते हैं, है ना, cos को साइन को सबको e की पावर में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, जो cos x होता है वो होता है e पर x प्लस e पर माइनस एक्स अपॉन 2, सॉरी e पर आयोटा x प्लस e पर माइनस आयोटा x अपॉन 2, और जो साइन x होता है वो होता है e पर आयोटा x माइनस e पर माइनस आयोटा x अपॉन 2 आयोटा, ये होता है। अब यही हम यहां पर यूज कर लेंगे, ठीक है। और क्यों यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि हमारे पास इधर भी इसके साथ जो चीज दे रखी है ना वो भी एक्सपोनेंशियल में है। अगर ये भी एक्सपोनेंशियल में आ गया तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो बस कर देते हैं। अब क्या हो गया, ये हो गया e पर आयोटा के एक्स माइनस e पर माइनस आयोटा के एक्स इंटू e पर माइनस आयोटा पी एक्स बाई एच कट इंटू डी एक्स, ये पूरा सॉल्व किया। अच्छा अब देखो अब क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ अब देखो हमने लिख दिया पूरा e पर आयोटा के एक्स, e पर माइनस आयोटा के एक्स, बट अब ये जो यहाँ पर हमको k दे रखा है और यहाँ पर p है, तो इसको भी k को हम p में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ k नहीं होगा, k नॉट होगा, k नॉट, ठीक है। इस k को भी अपन p में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है p नॉट बराबर
के एच के नॉट, मतलब P बराबर एच कट के होता है ना, तो P नॉट बराबर एच कट के नॉट। अब ये मैंने क्यों लिखा है, के नॉट कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग P नॉट एक स्पेसिफिक मोमेंटम हो जाएगा। के नॉट एक स्पेसिफिक वेव वेक्टर था और P नॉट एक स्पेसिफिक मोमेंटम हो जाएगा। तो हमने के नॉट के बजाय लिख दिया P नॉट अपॉन एच, के नॉट के बजाय लिख दिया P नॉट अपॉन एच कट, और यहाँ पर है P अपॉन एच कट। तो सॉल्व किया, ये आ गया आयोटा P नॉट माइनस P अपॉन एच कट x इंटू डी एक्स। अगेन इधर भी ऐसे ही आ गया, माइनस आयोटा P नॉट प्लस P अपॉन एच कट x इंटू डी एक्स। हाँ, तो अब हमने इंटीग्रेशन किया e पर आयोटा P नॉट माइनस P एच कट x dx, इसका इंटीग्रेशन किया। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई टाइम्स डेल्टा ऑफ ये पूरा फंक्शन है ना, क्योंकि आयोटा x मतलब ये आयोटा x के साथ जो भी होता है वो पूरा का पूरा एज इट इज आ जाता है, तो पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिया P नॉट माइनस P बाय एच कट, ये माइनस ये पूरा कांस्टेंट था, इसको बाहर ही निकाल लिया एक बार को, और इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसको इंटीग्रेट किया, अगेन क्या आएगा, डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ, यहाँ चाहे प्लस आयोटा समथिंग हो चाहे माइनस आयोटा समथिंग हो, वो जो समथिंग होता है बस वो बाहर आ जाता है ना। तो डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ P नॉट प्लस P ओवर एच कट, ये है ना, साथ में 2 पाई यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, तो 2 पाई को पूरे को मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया बस। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, अगर नहीं तो आ जाओ बस। तो ये आ गया अपना फंक्शन। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया। वो कैसे सॉल्व किया हमने, आपको पता है डिराक डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ a इंटू एक्स, ऐसा जब होता है तो a जो है आपका बाहर आ जाता है, ऐसा मॉड a बाहर आ जाता है, डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ x रह जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहाँ पर जो a है, यहाँ पर a क्या है, 1 बाय एच कट, तो 1 बाय एच कट बाहर आ गया तो वो ऊपर आ जाएगा एच कट। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटाया हटाया हटाया, यहाँ जो 1 बाय एच कट था वो बाहर आ गया, तो 1 अपॉन 1 बाय एच कट, और 1 अपॉन 1 बाय एच कट मतलब कि केवल और केवल एच कट। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व किया, यहाँ 2 पाई एच कट है, नीचे रूट अंडर 2 पाई एच कट है, तो आंसर आ जाएगा ये, अरे यहाँ ऊपर आएगा ना एच कट, हाँ ये ऐसा होगा 2 पाई एच कट। ठीक है, और अगर अब आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा क्या, ये अपना क्या मिल गया, ये हमको मिल गया वेव फंक्शन लेट्स से साई स्टार ऑफ p, वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम स्पेस वाला वेव फंक्शन अपने को मिल गया। ये है मोमेंटम स्पेस वाला वेव फंक्शन, और इसमें ध्यान से देखो डिराक डेल्टा फंक्शन बन रहे हैं मोमेंटम के, जो कि बनने भी चाहिए, क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन इसका जो वो होता है, अगर आप एक पूरा साइनोसॉइडल वेव लोगे, ये है ना, साइनोसॉइडल वेव का मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हर जगह से इक्वल प्रोबेबिलिटी से वेव एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये इसका एक्स वाला वेव फंक्शन है तो इसका मोमेंटम वाला वेव फंक्शन ऐसा डिराक डेल्टा फंक्शन होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि इस पूरे में एक ही मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा, है ना, एक ही मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा। ये सब अपन प्योर स्टेट, मिक्स्ड स्टेट में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। चलो ठीक है, चलो तो इसका एक देखो, एक इसका आंसर आ रहा है डिराक डेल्टा फंक्शन पी नॉट माइनस पी, मतलब कि पी जब पी नॉट हो जाए, एक तो वो मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा, दूसरा डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ पी नॉट प्लस पी, मतलब कि पी जब माइनस पी नॉट हो जाए। ठीक है, तो इसके दो वेव फंक्शन, इसके दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, किसकी, मोमेंटम की, इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो गई, एक p बराबर पी नॉट और एक p बराबर माइनस ऑफ पी नॉट। ठीक है, तो एक बार इसको इधर को जाना है वेव को,
और एक बार वेव को इधर को जाना है, ठीक है, क्योंकि हमने केवल और केवल वेव फंक्शन दिया था x में, हमने ये नहीं बोला था कि वो वेव किधर को जा रही है। तो इसलिए मोमेंटम की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, इधर जाने वाली भी और इधर जाने वाली भी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बस ठीक है, p बराबर पी नॉट, तो एक बार p बराबर पी नॉट हो गया, एक बार p बराबर माइनस पी नॉट हो गया। पी नॉट को फिर h कट के नॉट लिख दिया और माइनस h कट के नॉट लिख दिया। ये दोनों हमारे वो हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, स्पेसिफिकली ये वाला क्वेश्चन, इसमें अगर आपसे वेव फंक्शन ना पूछा गया होता मोमेंटम का और केवल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम ही पूछा गया होता, तो आप इतना मेहनत करने की जरूरत थी ही नहीं, आप नॉर्मल डायरेक्टली ही सॉल्व करके बता सकते थे। कैसे बता सकते थे? आपको दिख ही रहा था ना साफ साफ कि ये वेव फंक्शन ए कॉस ऑफ समथिंग है, कॉस ऑफ समथिंग है, मतलब कि इसकी हर जगह सेम प्रोबेबिलिटी होगी। एक्स मतलब कि इसके एक्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम तरह से ही डिक्रीज इंक्रीज कर रही होगी, है ना। तो इसके लिए जो वेव फंक्शन मोमेंटम का बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और उसके लिए के नॉट अगर आपको दे ही रखा है तो डायरेक्टली आप बता ही सकते हो कि इसके हिसाब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला ही मोमेंटम होगा, है ना। और के नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा? पी नॉट बाय एच कट, सॉरी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा? के नॉट बाय एच कट के नॉट, सॉरी एच कट के नॉट, ये ठीक है। एक तो एच कट के नॉट मोमेंटम होगा जब वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, और जब वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो माइनस एच कट के नॉट होगा। तो इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी अगर हमसे केवल और केवल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम पूछा गया होता। ओके, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, आई होप ये चीज समझ में आ गई। मस्त। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये DIY क्वेश्चन है, मतलब कि आपको खुद से करना है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे रखा है कि वेव फंक्शन है ये साई एक्स बराबर दिस थिंग एट एक्स ग्रेटर देन 0 और साई एक्स 0 है एट एक्स लेस देन 0। पहला सवाल तो यह है कि स्केच द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन को बना कर दिखाओ। ठीक है, तो खुद ट्राई करोगे? चलो खुद ट्राई करो पहले, ठीक है, पहले खुद ट्राई करो फिर बता दो। कर लिया ट्राई? अब देखो वेव फंक्शन है 2 बाय समथिंग, मतलब कि ये तो कांस्टेंट है, इसको मारो गोली। अब रह गया x इंटू ई पर माइनस एक्स बाई ए। ये अगर तुमको x इंटू ई पर माइनस एक्स बाई ए पूछा गया है, x इंटू ई पर माइनस एक्स बाई ए, ऐसा कुछ, तो देखो x का फंक्शन कैसा होता है, y इक्वल्स टू एक्स अगर बनाते हो तो वो कुछ ऐसा बनता है ना। अगर y इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई ए बनाते हो तो वो कुछ ऐसा बनता है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक थंब रूल मैंने बताया था, थंब रूल ये था कि जब आगे बढ़ोगे ना, जितना आगे बढ़ोगे उतना तुम्हारा एक्सपोनेंशियल जीतेगा। ठीक है, जितना आगे बढ़ोगे उतना तुम्हारा एक्सपोनेंशियल जीतेगा, और जितना ओरिजिन के पास रहोगे उतना एल्जेब्रिक फंक्शन जीतेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे कि यहां पर इस रीजन ऑफ स्पेस में बहुत ही पास, जितना पास रहोगे उतना एल्जेब्रिक फंक्शन का डोमिनेंस ज्यादा होगा देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन कह रहा है कि भाई ऐसे स्ट्रेट लाइन टाइप की बनाओ, और ये एक्सपोनेंशियल कह रहा है ओरिजिन के पास कि यूं जाओ, नीचे को डिक्रीज होते हुए जाओ। तो हम किसकी बात मानेंगे? एल्जेब्रिक फंक्शन की। तो पहले हमने बनाया एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह थोड़ा सा यूं, फिर हम मानेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो कह रहा है कि डिक्रीज हो जाओ, 0 करो ऐसे, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात मानेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ओके, हाँ, अब इधर जाओ, ये तो मैंने इधर के मतलब कि पॉजिटिव हाफ के लिए बना दिया। ठीक है, नेगेटिव हाफ के लिए जाओ इधर, और इधर जाके देखते हैं। अच्छा, एक बात कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 तो आंसर 0 ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0 ओनली, तो ऐसे बन गया। अब अगर इधर जाओगे तो एक्सपोनेंशियल तो कह रहा है कि भाई वैल्यू बढ़ाओ ऐसे, मस्त, ठीक है, ऐसे करके वैल्यू बढ़ाओ मेरी। ये कौन है? एल्जेब्रिक फंक्शन कह रहा है कि वैल्यू नेगेटिव में बढ़ाओ। अब ये आंसर नेगेटिव है और ये आंसर पॉजिटिव है,
ठीक है, और हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो नेगेटिव चीज का पॉजिटिव चीज में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो आंसर तो भैया नेगेटिव आना चाहिए हमेशा, ठीक है, आंसर तो हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन पहले थोड़ा एल्जेब्रिक की बात मानते हैं तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन टाइप का बनाएंगे, फिर बाद में एक्सपोनेंशियल की बात ज्यादा मानेंगे तो कुछ ऐसा बना देंगे। ठीक है, ओके, श्योर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये रहा आपका, कहें, हाँ, ये कुछ इस प्रकार का आपका वेव फंक्शन बन जाएगा। किस स्पेस में, पोजीशन स्पेस में। एक बार इसको चाहो तो डेस्मोस पे देख लो। तो ये रहा हमारा डेस्मोस पे x इंटू ई पर माइनस एक्स का, ये रेड वाला है। एक बार इसको मिटाते हैं, देखो इस प्रकार का ग्राफ बन रहा है जैसा बताया मैंने, है ना। और अगर आप ये कर देते हो, देखो जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, है ना, हाँ, x इंटू ई पर माइनस एक्स बाई ए अगर और जोड़ देते हो तो थोड़ा ग्राफ का बस वो चेंज हो जाएगा। हाँ, ग्राफ का बस थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, मतलब कि ये थोड़ा बाहर की तरफ से बन रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, ऐसे, हाँ, असल में कर्व का नेचर वैसे ही है, बस थोड़ा बाहर की तरफ से बन रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, चलो अगला करते हैं। अगला उसने बोला है कि भैया आप निकालिए साई ऑफ पी, मतलब कि अगेन वेव फंक्शन निकालना है मोमेंटम स्पेस में। तो अब मैं ये नहीं करूंगा, डू इट योरसेल्फ, DIY, ठीक है, डू इट योरसेल्फ, आप खुद करोगे ये। जब आप करोगे तो आप आंसर निकालोगे। उसके बाद उसने बोला है साई पी के मॉड का स्क्वायर भी निकालो, तो ये भी अब आप खुद करोगे। साई पी के मॉड का स्क्वायर आपको पता है कैसे निकालते हैं, है ना। देखो साई पी जब आप निकालोगे तो ये आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। साई पी के मॉड का स्क्वायर जब आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, साई स्टार पी और साई पी को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो साई स्टार पी निकाल दो, कैसे, ये यहाँ प्लस आयोटा था वहां माइनस आयोटा लगा देना, बस, बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ माइनस आयोटा लगा दोगे। मॉड ऑफ साई पी का स्क्वायर निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई भी खुद करोगे, ठीक है, कांस्टेंट वगैरह सब ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ समथिंग प्लस मतलब ये है a प्लस आयोटा बी टाइप्स और ये है a माइनस आयोटा बी टाइप्स, बस मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद कर सकते हो। चलो, तो अगर ये भी समझ में आ गए हो तो हमको, अच्छा एक बात और, कि अगर आपको ये, जैसे अभी आपने ये तो प्लॉट किया था, वेव फंक्शन तो प्लॉट किया था x के रिस्पेक्ट में, अगर आपको मन हो अपने जीवन में कुछ करने का मन हो और आपको ये वेव फंक्शन मोमेंटम स्पेस वाला भी प्लॉट करके देखना हो, तो क्या देख सकते हो ऐसे? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आयोटा है, ठीक है, इसमें आयोटा है, तो ऐसे तो ये प्लॉट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर मन हो तो आप ये कर सकते हो कि इसका रियल पार्ट अलग करना, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट अलग करना, ठीक है, रियल पार्ट अलग करोगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करोगे। कैसे अलग करोगे, मतलब इस चीज को रैशनलाइज वगैरह करोगे और इसको इस फॉर्म में ले आओगे, a प्लस आयोटा बी टाइप्स, है ना, कुछ इस फॉर्म में लाओगे। फिर आप रियल पार्ट को प्लॉट कर सकते हो एक ग्राफ में और इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट कर सकते हो दूसरे ग्राफ में, ठीक है। वरना अगर आपको एक ही ग्राफ में प्लॉट करना हो तो ये 2D वाले ग्राफ में नहीं हो पाएगा, 2D वाले ग्राफ में नहीं हो पाएगा, उसके लिए 3 डायमेंशनल वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये XYZ वाला, जिसमें Z आप इमेजिनरी एक्सेस मानोगे। बट इतना कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई जरूरत ही नहीं आपने को अभी जानने के लिए, चाहो तो कर सकते हो, मन करे तो, ठीक है। कितने अग्गा, अब हमारा ये हो गया, हमने मॉड साई पी का स्क्वायर निकाल लिया, वो आ गया ये। अब वो कह रहा है कि हाँ, और यही क्या है, यही है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल हैविंग अ मोमेंटा p, ठीक है। ये क्या बता रहा है, मॉड साई पी का स्क्वायर क्या बता रहा है कि पार्टिकल का मोमेंटम इस समय p है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वो है ये, ठीक है। और इसका जब ग्राफ बनाओगे आप, इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा। ऑल दो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है,
लेकिन फिर भी अगर ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा। कैसे पता मुझे? भाई कुछ नहीं, छोटा मोटा कर्व स्केचिंग करके देखा, है ना। क्या है ये कुछ ऐसे ही तो है। किसी चीज को, कोई एक फंक्शन है जो कि 1 अपॉन, ये सब तो कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, मारो गोली, 1 अपॉन कुछ सी स्क्वायर प्लस लेट से वाई स्क्वायर, अगर फंक्शन ऑफ वाई होगा, एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो 1/c² प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का कर्व बनाना है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार का कर्व कैसा बनेगा? ये बस कुछ होगा तो वैसे ही ना, 1/y² टाइप का ही कर्व होगा। 1/y² का कैसा होता है? 1/y² का होगा, अगर पॉजिटिव एक्सिस में बनाओगे तो यूं, है ना, पॉजिटिव एक्सिस में यूं। ग्रेविटेशनल फील्ड का भी तो ऐसे ही आता है। और अगर नेगेटिव एक्सिस में बनाओगे तो 1/y² का यूं बन जाएगा, बस, और कुछ नहीं, है ना। लेकिन अब आपने कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो ये देखो ये वाले ग्राफ में 1/y² के ग्राफ में एट x इक्वल्स टू 0 ये इनफाइनाइट हो जा रहा था, आंसर इनफाइनाइट हो जा रहा था। लेकिन अगर आपने यहाँ पर c² डाल दिया तो एट y इक्वल्स टू 0 भी ये इनफाइनाइट नहीं होगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और वही मैंने ऊपर बनाया है। चाहो तो कर्व स्केचिंग करके दिखाऊं थोड़ी सी। ये देखो, मान लो मैं कर्व बनाता हूं 1 अपॉन, एक सेकेंड, मेरी फिर शक्ल छुप जाती है। 1 अपॉन लेट से x² का, ठीक है। और एक मैं बना लेता हूं 1/x² प्लस x² प्लस लेट से 9 का, ठीक है। तो बाकी को हटाते हैं। देखो, ये वाला जो कर्व है आपका, ये वाला जो कर्व है ना, ये ऊपर वाला, ये है आपका 1/x² का, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे जाके इन्फिनिटी हो जा रहा है। और ये वाला जो कर्व है 1/x² प्लस 9 का, ये नीचे वाला कर्व है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, समझ गए? चलो, तो ये कुछ इस प्रकार का आएगा। और ये वो नहीं है, क्या नाम है, उसकी तरह नहीं है अपने गॉसियन, ये गॉसियन फंक्शन नहीं है, ठीक है। गॉसियन फंक्शन नहीं है, आपको दिखने में हो सकता है लग रहा हो, लेकिन गॉसियन फंक्शन एकदम स्टीपली नीचे जाता है बहुत, ठीक है। देखोगे वो भी, ये देखो, e की पावर x की पावर की का स्क्वायर, लेकिन इसमें लगा दिया हमने एक माइनस। ये देखो, अगर गॉसियन फंक्शन ध्यान से देखो तो ये बहुत ही जल्दी से नीचे जाता है ना, ऐसे। इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप, गॉसियन फंक्शन एकदम स्टीपली खत्म हो जा रहा है, लेकिन ये वाला तो ऐसे लंबा हो रहा है। इसको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है जीवन में, है ना। ये रहा। चलो, कर्व स्केचिंग पे ज़्यादा हो गई है क्लास, कोई नहीं, ये हो गया। अब दूसरा, ये भी हमने प्लॉट कर लिया। उसके बाद वो बोल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बताओ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम साइन एक्स। मोमेंटम की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी चीज़ की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे कि मान लो मैं एक डाई को थ्रो करता हूँ और मैं कहता हूँ कि वो डाई ना, उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब ये होगा ना कि मैंने मानो डाई को थ्रो किया और एक बार आया 4, 4, 3, 2, 1 और 6, ये तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या आ रही है? मतलब
इस केस में ऐसा नहीं कि असल में डाई में ऐसा होगा, लेकिन वैसे इस केस में मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है, ये 4 है ना। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा बार आ रही है। तो मतलब अगर मैं ऐसा कहूं कि वो चीज मोस्ट प्रोबेबल है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की, ठीक है। ऑल्दो डाइस में ऐसा नहीं होता कि प्रोबेबिलिटी किसी की ज्यादा है, बट मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं। जो चीज बार बार होएगी वो मोस्ट प्रोबेबल वही तो होगी ना, जो चीज की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। तो अगर हम ये बता सकें किसी तरीके से कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वही मोस्ट प्रोबेबल होगी, है ना। पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोमेंटम जिसमें हाईएस्ट है वही मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम हो जाएगी। श्योर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, हमको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो हमने कहा जहां पर प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो वहां पर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी। अब प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट कैसे निकालूंगा मैं? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है साई पी के मॉड का स्क्वायर डीपी का इंटीग्रेशन, यही होती है। अगर ये चीज किसी पॉइंट पे हाईएस्ट हो जाती है, अगर ये चीज किसी पॉइंट पे हाईएस्ट हो रही है, मतलब कि एक तरह से ऐसे कह दूं कि इसका डेरिवेटिव ये 0 हो जाता है, तो मतलब उसका मैक्सिमा होगा, है ना। तो चाहे अब मैं प्रोबेबिलिटी का लूं या मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का लूं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का भी मैक्सिमा लेकर ये कह ही सकता हूं ना। अगर किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है तो वहां प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। तो हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मैक्सिमा ले लेते हैं। कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डी बाई डी पी निकाल लेंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो बस यही किया, डी बाई डी पी ऑफ मॉड साई पी का स्क्वायर कर दिया, और मॉड साई पी का स्क्वायर आपने यहाँ निकाला है, ये रहा, यहाँ डाल दिया। जो कांस्टेंट है वो सब तो बाहर निकाल लो, अंदर बच गया केवल और केवल ये 1/h कट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो h कट स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर का ये स्क्वायर हो गया, नीचे स्क्वायर हुआ और ऊपर इसी का डेरिवेटिव कर दिया। तो h कट स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, पी स्क्वायर का हो गया 2p। अब नीचे वाला पूरा उधर चला गया 0 में, खत्म। आंसर आ गया p इक्वल्स टू 0। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या है? p इक्वल्स टू 0। जब वो मोमेंटम 0 है ना, वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। और देखो जरा ग्राफ में देखो, ये रहा ग्राफ, है ना। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ही तो कर्व है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व है। तो एट p इक्वल्स टू 0, यहाँ p इक्वल्स टू 0 है, p इक्वल्स टू 0 पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है ना। पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आई होप ये दोनों क्वेश्चन मस्त समझ में आए होंगे, है ना। अब एक क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज होगी, ये प्रॉपर्टी भी यूज होगी क्वेश्चन में, डिराक डेल्टा फंक्शन वाली। और जो कल मतलब परसों मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसका भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ट्राई करना, कमेंट में आंसर लिखना, और बस आनंद रखो जीवन में, मजे करो। बाय बाय।